हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमसी एकेडमी पर। मैं आपका एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। वो बात ये है कि बेटा कुछ टाइम पहले मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास बनाई थी। ठीक है, देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन की मेरी 2 क्लासेस बनी हुई है, पार्ट 1 पार्ट 2। लेकिन उसके पहले भी मैंने एक क्लास बनाई थी कॉन्सेप्ट के नाम से। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन, पर मेरी वो क्लास यूट्यूब चैनल से डिलीट हो गई। ठीक है ना, और मुझे पता भी नहीं चला। ठीक है, बट अभी कुछ बच्चों ने जब कमेंट किया कि सर और क्लासेस चाहिए हमें रेशियो एंड प्रपोर्शन की, तब मैंने जाके देखा कि मेरी वो वाली क्लास तो उसमें है ही नहीं। तो आज हम जानेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन का फुल्ली कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि रेशियो एंड प्रपोर्शन होता क्या है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले, हालांकि जो मेरी 2 क्लासेस अपलोड है उसमें मैंने बताया है कि रेशो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि रेशो क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि ए के पास कितनी पेंसिल है, 4 पेंसिल है। ओके, और बी के पास कितनी पेंसिल है, 6 पेंसिल है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि बताओ रेशो क्या है, ए और बी का रेशो क्या है, ठीक है, तो आप किस तरह बताएंगे। पहला क्वेश्चन ये होता है। और जो हमारा रेशो होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, वो फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन में। देखो ये एक क्वेश्चन है जो मैंने फ्रेम किया है, मैं इसको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेशो का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है। ठीक है, रेशो का जो फॉर्म होता है वो आपको इस फॉर्म में मिलेगा, ए रेशो बी के फॉर्म में। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो ये है कि ये बनती कैसे है, आई मीन ये जो फॉर्म है ये बनता कैसे है। तो देखो, मान लो आपके पास एक वैल्यू है ए अपॉन बी। ठीक है, अब आपने फ्रैक्शन पढ़ा है, इतना आप जानते हो कि ए अपॉन बी क्या होता है। ठीक है, मान लो ये चीज ऐसे लिखी हुई है, अब इसको आपको क्या करना है, रेशो में लिखना है। तो आप क्या करोगे, ए रेशो बी, बस इतना सिंपल सा काम करना है। यही होता है रेशो का फॉर्म। आपको कोई वैल्यू होगी जो फ्रैक्शन में होगी, आपको इस तरह लिख देना है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि हम इससे ये वैल्यू कैसे बनाते हैं। ओके, अब इसका रिवर्स भी आप कर सकते हो। मान लो आपके पास वैल्यू है ए रेशो बी, आपको जरूरत है, आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में चाहिए, तो आप इसे लिख सकते हो ए अपॉन बी। आई मीन आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो और इसको ऐसे बना सकते हो। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फॉर्म्स की कि ए अपॉन बी को हम ऐसे लिख सकते हैं और ए रेशो बी को हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपको बताया मैंने अभी कि रेशो का फॉर्म क्या होता है। रेशो का फॉर्म क्या होगा, ए रेशो बी। ठीक है, ए के पास 4 पेंसिल है, बी के पास 6 पेंसिल है। क्वेश्चन आपसे कहेगा कि व्हाट इज द रेशो ऑफ ए टू बी, है ना, ए टू बी का रेशो क्या है। तो आपको क्या करना है, ए अपॉन बी करना होगा। बेटा ये ए लिखा है मैंने, ए अपॉन बी करना होगा। ए की वैल्यू कितनी है, 4 पेंसिल, बी की वैल्यू कितनी है, 6 पेंसिल। इसको सिंप्लीफाई करना होगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आया, 2 अपॉन 3 आया ना। अब आप इसको क्या लिखोगे, 2 रेशो 3। ये हो गया आपका रेशो, है ना। ए के पास 4 पेंसिल है, बी के पास 6 पेंसिल है। अगर आपसे रेशो पूछ लिया कि इन दोनों का रेशो क्या होगा, तो रेशो क्या होगा, 2 रेशो 3। अब देखो एक मन में क्वेश्चन आता है कि ए अपॉन बी ही तो करना था, जैसे मैंने यहां पे किया। रेशो बनाने के लिए हमें फ्रैक्शन में वैल्यू लिखनी होती है। ठीक है, रेशो बनाने के लिए हमें वैल्यू फ्रैक्शन में लिखनी होती है। तो हमने लिखा 4 अपॉन 6, हम डायरेक्ट 4 रेशो 6 क्यों नहीं लिख दिए, क्यों, क्योंकि जो रेशो होता है हमारा वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। आई होप ये सारी बातें आप याद रखोगे। तो इसलिए हम ऐसे नहीं करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होगा इसको सिंप्लीफाई करना है।
देखेंगे ऊपर नीचे एक ही नंबर से कटना चाहिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आया 2/3। अब लिखेंगे इसे 2:3। ये रेशो है बेटा। हाँ, आ गया आंसर। तो ये होता है रेशो। ठीक है, अब रेशो की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, देखिए पहली प्रॉपर्टी किस चीज की है? डुप्लीकेट रेशो की। और दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रिप्लीकेट रेशो की। ठीक है, मैं आपको ये इस तरीके से समझाता हूं कि मान लो आपके पास एक वैल्यू है A/B। ठीक है, अब आपसे दो चीज पूछी गई बेटा, आपसे दो चीज पूछी गई। एक पूछी गई डुप्लीकेट रेशो, ठीक है, और आपसे पूछी गई ट्रिप्लीकेट रेशो। तो ये क्या होता है आप जान लो, काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3। ठीक है देखो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया, व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो ये जो A/B लिखा है, डुप्लीकेट रेशो में क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है। कैसे? A²/B², ये हो जाता है डुप्लीकेट रेशो में। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या होता है, क्यूब हो जाता है, A⁻3/B⁻3। बस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो 2:3 का आप डुप्लीकेट रेशो कैसे बनाओगे? क्या करना होगा आपको? स्क्वायर करना होगा ना, करो स्क्वायर। 2 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर, सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, बन गया। ओके अब मान लो क्वेश्चन दे देता आपको, ये क्वेश्चन दे देता 3:4। ठीक है, अब कहता कि आप क्या बनाओ इसका ट्रिप्लीकेट रेशो। तो ट्रिप्लीकेट रेशो देखो क्या बनता है, इसका पावर क्यूब कर देना है। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जब बोलेगा डुप्लीकेट रेशो तो आपको स्क्वायर करना है, जब बोलेगा ट्रिप्लीकेट रेशो तो आपको क्यूब करना है। बस खत्म कर दो क्यूब। देखो 3 का क्यूब कितना होगा 27, 4 का क्यूब होगा 64। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डुप्लीकेट रेशो क्या होता है और ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। है ना, अब आपको एक और चीज बताने वाला हूं मैं। अब देखो वो क्या होती है, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। आई मीन मैंने ये दो प्रॉपर्टी आपको एक साथ ही बता दी है। ठीक है ना, अब देखो तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी क्या होता है। एक नया वर्ड आएगा, अब सब लग जाएगा, सब SUB, सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा और सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा। ठीक है देखो आपको याद होना चाहिए कि जब बात कर रहे थे डुप्लीकेट रेशो की तो हम क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। जब ट्रिप्लीकेट रेशो की बात होती थी तो क्यूब करते थे। अब जब सब लग जाएगा दोनों ही चीजों में तब क्या करेंगे? तो बेटा अब क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट करना है। पहले हम क्या करते थे, A²/B², अब करेंगे √A/√B। ये होगा डुप्लीकेट रेशो में। ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या होगा, क्यूब रूट। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। बहुत इजी है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में अगर प्रॉब्लम है तो मेरी क्लासेस अपलोड है बेटा स्क्वायर रूट्स की, आप उनमें देख सकते हैं। ठीक है
मैं यहां पे भी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक एग्जांपल समझा दूं। चलो अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, तब तो मैं आपको समझा पाऊंगा। अब क्वेश्चन यहां पे क्या है, सब डुप्लीकेट। ओके, ऑफ 4:9। तो देखो चलो वैल्यू रखते हैं, 4:9 है। मैंने क्या बोला आपको, रूट में लिखना है ये वैल्यूज को आपको। अब देखो जो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, 2 होता है, और 9 का क्या होता है, 3 होता है। देखो कैसे, मैं आपको ये बता देता हूं एक सिंपल से लॉजिक से। अभी आपको जब भी स्क्वायर रूट पूछा जाए तो आपको ये याद करना है कि ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे पूछा है स्क्वायर रूट 4, तो आपको ये याद करना है कि ये जो वैल्यू है 4 ये किसका स्क्वायर है। आपको याद आएगा 2 का स्क्वायर है, तो आप वहां पे 2 लिख दोगे। इसका मतलब ये है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। ऐसे ही 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना। तो आप लिख दोगे वहां पे 3। इसका मतलब यह है कि रूट 9 की वैल्यू क्या है, 3 है। ओके, ये हो गया सॉल्व। अब चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसको पहले मैं मिटा देता हूं। हाँ, अब हम बात करेंगे सब ट्रिप्लीकेट रेशो की। सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 27:64। मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, व्हाट इज द सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 27:64। ठीक है, व्हाट इज, लो मैंने पूरा क्वेश्चन बना दिया कि व्हाट इज सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 27:64। तो क्या करोगे आप, इसमें क्यूब रूट चढ़ाओगे आप। ठीक है, क्यूब रूट चढ़ाओगे। अब देखो, अब जब यहां स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर रूट में क्या होता है, यहां कोई पावर नहीं होती। ठीक, क्यूब रूट में यहां 3 पावर लग जाती है। ओके, और ये रूट का सही साइन इस तरीके से नहीं होता है, ऐसा होता है बेटा, है ना। ठीक, अब देखो जब यहां पे हम सॉल्व कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, याद कर रहे थे कि ये किसका स्क्वायर है। यहां पे याद करेंगे कि ये किसका क्यूब है ना। मैंने बच्चों को कई बार कहा है कम से कम 20 तक क्यूब याद कर लेना। देखो याद करो 27 किसका क्यूब है, तो याद आएगा आपको कि ये 3 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब होता है 27। इसका मतलब ये है कि 27 का जो क्यूब रूट है वो कितना है, 3 है। ऐसे ही 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। इसका मतलब ये है कि जो 64 क्यूब रूट 64 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। बस आगे आपका आंसर सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक रेशो है बेटा, कितना है, 2:3। ठीक है ना। अगर आप इस पूरे रेशो को, है ना, इस पूरे रेशो को इंटू 2 करते हो, ठीक है, मैं आपसे ये कह दूं, इसका मतलब ये है कि जैसे 2:3 है ना, तो आप इंटू 2 इधर भी कर दो और इंटू 2 इधर भी कर दो। मैं आपसे ये कह रहा हूं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक, अगर इस तरह में प्रॉब्लम है तो आप इसको छोड़ो, आप सीधे इस चीज को ध्यान रखो। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2:3 में करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स। मैंने कर दिया 4 और रेशो 6। ठीक है ना। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आप ये दोनों साइड सेम नंबर का इंटू करना है। 2 का करो, चाहे 7 का करो, चाहे 1000 का करो, चाहे 1 करोड़ का करो। अगर आप दोनों साइड करते हो तो ये जो 2:3 है और ये जो 4:6 है ये हमेशा बराबर होंगे। कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। अब देख लो कैसे, जैसे ये है 2:3। ओके, अब दिखने में क्या है, ये 4:6 है। ओके,
देखो जब आप 4:6 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 2 = 4, 2 3 = 6, देखो वापस 2:3 आ गया ना, है ना। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी ये कहना चाहती है कि आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करो सेम नंबर से, ठीक है ना। तो जो वैल्यू पहले थी और जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगी, जैसे कि ये, वो हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। और चेक करने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप मेरी ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी जैसे ही मैंने बताया आपको कि दोनों साइड मल्टीप्लाई, दोनों साइड आप डिवाइड करो सेम नंबर से, ओके, दोनों साइड आप सेम नंबर से डिवाइड करो, ठीक है। उसके बाद भी वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं डिवाइड वाला। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 2:4, ठीक है। अब बात कर रहे हैं डिवाइड की, चलो 2 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो 2 से जब इसको डिवाइड किया तो 1 आया, और जब 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 आया, ठीक। अब देखो ये दिखने में तो सेम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये सेम होंगे, कैसे देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब 1/2 को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन ये जो 2:4 है, इसको आप 2/4 जब लिखोगे तो आप देखोगे इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, 2 1 = 2, 2 2 = 4। देखो सॉल्व करने में ये भी 1/2 आ गया और ये तो 1/2 था ही। इसका मतलब ये है कि आप दोनों साइड इंटू करो चाहे दोनों साइड डिवाइड करो, ठीक है, वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, है ना। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गई बेटा रेशो की प्रॉपर्टीज, ओके। चलो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की रेशो से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, इफ A/B = 3:4 and B/C = 8:9। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ A/B/C। इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो मैं जानता हूं आपके लिए क्वेश्चन एकदम नया है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि क्या करना है, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले आप क्या करो, A/B को आप क्या लिख सकते हो, A/B = 3/4, ठीक। B/C को आप लिख सकते हो B/C = 8/9, ठीक है। बहुत इजी कर दूंगा बेटा, बहुत इजी कर दूंगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, A/B/C की वैल्यू पूछा है ना, अभी तुरंत निकलेगा आंसर चुटकियों में। देखो आपको एक चीज ये गौर करना है, A की वैल्यू 3 है, ठीक है, B की वैल्यू 4 है, ठीक है, B की वैल्यू 8 ठीक नहीं है, यहां B की वैल्यू क्या है, 4 है, यहां B की वैल्यू क्या है, 8 है, ये तो गलत बात है। और C की वैल्यू 9 है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज प्रॉब्लम है ना, यहां पे जो B की जो दो जगह वैल्यूज है ना वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हमको करना क्या है, हमें ये आंसर निकालने के लिए जो B की वैल्यूज है उन दोनों को सेम करना होगा, ठीक है, तभी आप रेशो बना पाओगे, ओके। अब देखो सेम कैसे करोगे, अब आपको ये चीज सोचना है कि देखो यहां B की वैल्यू क्या है, 8 है, यहां B की वैल्यू क्या है, 4 है। क्या आप 4 को 8 बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। आपने एक और चीज सीखी होगी मान लो कहने का है कि यहां पे अगर हमें 8 बनाना है तो इंटू 2 करना होगा, तो ऐसा नहीं कि हम इंटू 2 सिर्फ नीचे करेंगे, हमें ऊपर भी करना होगा बच्चों, है ना। जो भी काम हम करते हैं फ्रैक्शन में वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड करते हैं, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, 3 2 = 6 और 4 2 = 8। अब आप देख पा रहे होगे
कि a की वैल्यू क्या हो गई 6, ओके। देखो b की वैल्यू 8 यहां भी है, b की वैल्यू 8 यहां भी है। अब हमारा काम बिल्कुल सही है। और c की वैल्यू क्या है 9 है। इस तरीके से आपका आंसर आ गया 6:8:9। आई होप अब आपसे ये काम हो जाएगा, वो भी आसानी से, ठीक है। अब एक और चीज जान लो आप सोच रहे होंगे कि सर ने 4 को 8 बनाया, ठीक है, और ऊपर नीचे दोनों साइड इंटू किया। हम चाहते तो b को, इस 8 को अब हम 4 बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी वहां पे कि हम 8 को जब 2 से डिवाइड करते तो 4 आ जाता, लेकिन जब 9 को डिवाइड करते 2 से तो पॉइंट में आंसर आ जाता। जब हम क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो बेटा हम क्वेश्चन को टफ क्यों बनाएं, ओके, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलो एक क्वेश्चन है, इफ a/b इक्वल 3/4, ठीक है, b/c इक्वल 5/6, है ना, एंड c/d इक्वल वैल्यू है 11/9, देन फाइंड रेशो ऑफ a/d, ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, हमेशा इसको ऐसे लिख लेना है, a/b कितना है 3/4, b/c कितना है 5/6 और c/d कितना है 11/9। उसके बाद आपको इसे देखना है, ऑब्जर्व करना है कि हम a/d की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखो मुझे तो समझ में आ गया मैंने ऑब्जर्व कर लिया। सो इंक्रीज योर स्किल टू बी ऑब्जर्व, ओके, टू ऑब्जर्व। देखो a/b है, b/c है, c/d है। अगर हम इन अल्फाबेट्स का इंटू आपस में कर दें और नंबर का इंटू आपस में कर दें तो क्या कुछ हो पाएगा, लेट्स सी। देखो a/b इंटू b/c इंटू c/d, मैं क्या कर रहा हूं मैं a/b b/c और c/d का इंटू कर रहा हूं आपस में। और जब मैं इनकी जब मैं इनका इंटू कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इनकी वैल्यूज का भी मल्टीप्लाई होगा। 3/4 इंटू 5/6 इंटू 11/9, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया है। देखो इंटू में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट जाता है, एक वैल्यू नीचे की होनी चाहिए, मींस डिनोमिनेटर की, एक वैल्यू न्यूमरेटर की होनी चाहिए। बी भी सेम है, कट गया। सी क्या बचा, a/d बचा, यही तो मुझे चाहिए। मैंने जब ऐसे लिखा इस पैटर्न में तो मुझे समझ में आया ये बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, अगर मैं इन सबको इंटू कर दूंगा तो, है ना। तो बचा क्या, a/d जो मुझे चाहिए था। यहां पे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे जितना हो सके उतना। देखो 3 1 3, 3 3 9। और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा बेटा। 55/72। अब देखो लिखना किसमें है, रेशो में, a/d, इसकी वैल्यू हो जाएगी 55/72, ठीक है। तो ये हुआ पूरा सेकेंड क्वेश्चन। तो मैंने आपको दो तरीके के क्वेश्चन बताए एक जिसमें आपको बहुत सारी वैल्यूज दी होंगी, बहुत सारे रेशोज, उसमें आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और इस तरह का रेशो निकाल सकते हो, ओके, लीस्ट रेशो। इसके पहले जो क्वेश्चन बनाया उसमें जितनी वैल्यूज दी थी उन सबका पूछ लिया गया था, तो उसको कैसे फ्रेम करोगे वो भी हो गया। चलो अब देखते हैं आगे क्या है। अब हमें समझना है प्रपोर्शन। अब हमें समझना है प्रपोर्शन कि प्रपोर्शन क्या होता है, ठीक है।
तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि प्रपोर्शन क्या होता है। देखो, जैसे मैंने लिख दिया A रेशो B, और ये मैंने यहां पे 2 रेशो लगा दिए, फिर मैंने लिख दिया C रेशो D। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं इसे फ्रेम कैसे करेंगे। इस A रेशो B को हम लिख सकते हैं A अपॉन B। ये जो 2 रेशो एक साथ में है इसका मतलब होता है इक्वल, और इसको लिख सकते हैं C अपॉन D। ठीक है, यही होता है बेटा प्रपोर्शन। ठीक है, अगर कोई चीज इस फॉर्म में हो, ठीक, या फिर इस फॉर्म में हो, ठीक है, तो वो इक्वल कैसे होनी चाहिए, आई मीन A अपॉन B जो इक्वल है वो किसके होने चाहिए, C अपॉन D के, तब वो कहलाएगा कि वो वैल्यू किस में है, प्रपोर्शन में है। ठीक है ना। या फिर एक और चीज बता सकता हूं कि इसका इंटू इधर कर दो, इसका इंटू इधर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा, ये जो A इंटू D बनेगा और ये B इंटू C बनेगा, ये भी क्या कहलाएगा, प्रपोर्शन में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि A और D का जो मल्टीप्लाई है वो बराबर होना चाहिए B और C के। ठीक है, मैंने कई बार बोल दिया, ठीक है, डोंट माइंड। हाँ देखो, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मान लो आपके पास ये वैल्यू गिवन है इस फॉर्म में, A रेशो B और डबल रेशो C रेशो D। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरीके से लिख लो और देखो कि वो बराबर है कि नहीं। अगर आप इस तरीके से नहीं लिख रहे हो, इस तरीके से लिख लो, फिर इनका इनका मल्टीप्लाई करो, फिर देखो वो बराबर आई कि नहीं। अगर वो बराबर आती हैं तो वो प्रपोर्शन में होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, अब देखो, मैं आपको चाहता तो ये डायरेक्ट भी बता सकता था, यहां से मैं सीधे यहां जंप कर सकता था। कैसे, मैं आपको बता देता कि जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो, इस फॉर्म में दिया हो, इस फॉर्म में, तो आप क्या करो इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, इक्वल लगाओ, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, सेम वही चीज लिखी है। ठीक, पर मैंने आपको स्टेप वाइज समझा दिया। ओके, अब देखो, यहां पे एक चीज जानने वाली बात यह है कि ये जो A और D है, आपको दिख रहा होगा ये कॉर्नर कॉर्नर की वैल्यू है, ये भी A आउटसाइड है मतलब, और ये D भी, A और D जो है बाहर की वैल्यूज है, और ये जो B और C है ये अंदर की वैल्यूज है। तो यहां पे जो A और D है उसे क्या कहते हैं बेटा, एक्सट्रीम्स। ठीक है, और ये जो B और C है मीन्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, A और D एक्सट्रीम्स कहलाता है और B और C मीन्स कहलाता है। बेटा ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एक और चीज आपको बता दूं बेटा, ये जो हम जैसे रेशो लिखते हैं ना, A रेशो B, इसे फ्रैक्शन में हम क्या लिखते हैं, A अपॉन B। ठीक है, तो आप इसमें बात करो चाहे इसमें बात करो, ये जो A होता है, आई मीन जो न्यूमरेटर की जगह में हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। याद कर लेना बेटा, पूछता है ये सब, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। और ये जो B है, आई मीन ये जो न्यूमरेटर होता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो डिनोमिनेटर आई मीन B है उसे क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखो, थर्ड प्रपोर्शन, सबसे पहले ये देखते हैं कि थर्ड प्रपोर्शन में ड्यू टू सम टेक्निकल इशू आज की क्लास हमें यहीं पे रोकनी होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको बताने वाला हूं रेशियो एंड प्रपोर्शन का फुल्ली कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो बेटा, आधे से ज्यादा क्लास हो गई है। ठीक है, आई मीन आधी क्लास हो गई है ना। तो हमने रेशियो पूरा पढ़ लिया, प्रपोर्शन भी जान लिया,
बस प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ना बाकी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। ओके, तो समझ लो कि बेटा ये अभी पार्ट 1 था, है ना, पार्ट 1 था। अभी पार्ट 2 में हम प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और पार्ट 3 में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।